वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो कैराना में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सीधा टारगेट विपक्षियों पर उन्होंने साधा, यानी कि निशाना साधा। और ये कोशिश, दरअसल इसको किस तरीके से समझा जाए और कैसे देखा जाए, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैराना में हुआ क्या था साल 2013-14, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। 2013 दिसंबर में व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाने शुरू हुई और व्यापारियों पर साल 2014 में रंगदारी का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। ये कैराना कांड, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और शामली के कैराना में दंगे भड़के, ऐसा आरोप आज तक लगता है। 16 अगस्त 2014 में परचून के व्यापारी की हत्या कर दी गई। मामला और ज्यादा उग्र हो गया। परचून के व्यापारी यानी कि विनोद सिंघल को थाने के पास गोली मार दी गई, जिस पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए। 7 दिन के बाद 24 अगस्त 2014 को 2 और व्यापारियों की मौत हो जाती है, या फिर यह कहें कि उनकी हत्या कर दी जाती है। कैराना दंगों में करीब, अगर हिंदू परिवारों का जिक्र करें तो कई परिवार जो है वो पलायन करने को मजबूर हो गए। और यही वजह है जिसका जिक्र, जो मुद्दा उठाया वो बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह की ओर से उठाया गया साल 2016 में। और उसके बाद 2017 जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कैराना का मुद्दा इतना भुनाया गया कि साल 2017 में बीजेपी सत्ता की सीढ़ी पर काबिज हो गई। और यही स्थिति बनी कि आज एक बार फिर से क्या यही कोशिश की जा रही है कि कैराना के जरिए एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को फिर भुनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस दिशा में अब जिक्र तमाम राजनीतिक पंडितों की ओर से होना शुरू हो गया। कि पूर्वांचल का अगर जिक्र करें, जहां पर किसान आंदोलन ने बहुत ज्यादा वोटर्स के मन में जगह बना ली, किसान आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा छवि केंद्र की और प्रदेश सरकार की खराब हुई, तो वहां से भटकाने का काम अब सरकार को करना होगा। एक प्लान के तहत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं क्या, इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज का अगर जिक्र करें तो तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से अभी जिक्र करना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि ये केवल और केवल तो सवाल देश के में आज जिक्र इसी बात को लेकर कि क्या कौम को लेकर, एक कौम को लेकर यह बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि हम हिंदुओं का वोट चाहते हैं, हम मुसलमानों से बात, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दिया, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ दिया कि क्या मैं हिंदू परिवार से मिल भी नहीं सकता। और इसी को अब भुनाने का प्रयास विरोधी पार्टी के नेताओं की ओर से कर दिया गया है। तो क्या आप दंगा पीड़ित मुसलमान परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे, या फिर यह भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभी लखीमपुर खीरी में हुआ, किसानों की हत्या की गई, जो आरोप लग रहा है कि उनको कुचला गया, तो क्या सिख परिवार से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे? और इन तमाम सवालों के जवाब बीजेपी के नेताओं को देने होंगे। लेकिन यहां स्थितियां ऐसी हैं कि कैराना का जो ये पूरा मामला है उसमें सरकार पीठ थपथपाती कहती है कि साल दर साल वहां की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में हमने काम किया, और यही तो वजह है कि कैराना में सभी परिवार जो चले गए थे वो वापस लौट रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल शंत शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंत शुक्ला साहब, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सर, आवाज आ रही है? शंत शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी शंत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत। योगी आदित्यनाथ का कैराना जाना, पीड़ित परिवारों से मिलना, किस तरीके से फिलहाल इस पर रिएक्ट करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पर इनवाइट किया। जी जी। मैं ये योगी जी को ये 4.5 साल बाद ही क्यों याद आया। सीएम साहब इससे पहले 4 साल पहले कहाँ थे? 4 साल तक कहाँ रहे आप? कोरोना से लेके आपने थानों की स्थिति क्या देखी? पीड़ित परिवार से अब आकर के मिलने के, वो भी आप
कुछ लोगों से मिलकर के आए, क्या जी। उसमें एक विशेष एक वर्ग था? सभी से क्यों नहीं मिले आप? कैटेगराइज क्यों आपकी मुलाकात हुई? ये चुनावी स्टैंड, अब आपको चुनाव नजर आ रहा है सामने मात्र 6 महीने बाद, तो अब आपको चुनाव की दृष्टि से ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप 4 साल में आपकी क्या योजना बनी थी कैराना के लिए, गंगा पीड़ितों के लिए? आपने क्या उनको दिया है? क्या उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी गाइडलाइन आपने बनाई है? क्या उन लोगों को आपने आश्वासन दिया है? क्लेम की बात है, दुनिया भर की बात, आप सब आपके झूठे सिरे में सीएम साहब के झूठे वादे हैं। एक चुनावी स्टंट है ये जी। चुनाव के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं योजनाओं के अलावा। इसी में देखिए आप कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? ये केवल इनको अपना बेनिफिट, इनको केवल चुनाव से भुनाने के लिए इसको कोशिश कर रहे हैं। ये खोखले वादे हैं इनके। आप ठीक है, आप पीएससी की बात करते हैं जी, डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, वो अपना काम करेंगे सर। डिपार्टमेंट को भी आप हैंडल में लेकर के बात करते हैं। आपने उन पीड़ितों के लिए क्या किया? तो पूरे कैराना के लिए आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सीएम साहब से कि आज 4.5 साल के बाद आपको ये कैराना का दर्द क्यों याद आ रहा है? इससे पहले कैराना क्यों नहीं याद आया आपको? और अभी भी खोखली योजना है इनकी। देख लिया कि हाँ, कांग्रेस के अंदर प्रियंका जी के नेतृत्व में धड़ाधड़ किस प्रकार से पब्लिक का मूवमेंट बढ़ रहा है। और जहां देखें प्रियंका जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में आपको निवासी निकल करके घर से बाहर आ रहा है। इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। यशवंत शुक्ला जी वो कहते हैं कि हमारी जब सरकार रही है 4.5 सालों में तो कोई दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हुआ। जब हुआ था तो सरकार हमारी नहीं थी, सपा की सरकार थी, और 2017 में इसका फायदा भी मिला, देखा आपने। इसके बाद घटनाएं कितनी होती रही हैं, मीडिया को नहीं इन्होंने फ्रंट आने दिया। कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं इन्होंने होने दी है। ये वहां का अनुशासन, इन्होंने जबरदस्ती तानाशाही राज किया है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी तानाशाह रवैया अपना के बैठी हुई है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी तानाशाह रवैया है। आपने देखा होगा जहां जहां होता है, विभिन्न कोरोना के अंदर भी इन्होंने किस तरीके से रिपोर्ट को नहीं आने दिया साफ करके। इसी तरह 4 साल के अंदर कितनी घटनाएं आप एक बार डाटा उठा के दिख रही है। सीएम साहब से मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक बार कैराना के ही क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों के अंदर आप पूरा डाटा निकाल करके लाइए चैनल पर, कितने अपराध हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, किस प्रकार से मौत हुई, किसकी मौत हुई है। दुस्साहसियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके सीने में गोली दागी जाएगी, ये जिक्र कर रहे हैं। व्यापारियों को गोली नहीं लगेगी, वो तो सीधा ये जिक्र कर रहे हैं। दंगाइयों को गोली मारी जाएगी। 4.5 साल बाद इनकी खोखली घोषणाएं हो रही हैं, तो इससे पहले कितने लोगों की इन्होंने FIR तक दर्ज नहीं होने दिए हैं। इसके बाद क्यों अब इनको, मैं वही बार बार कह रहा हूँ आपसे हेमंत जी कि बहुत अच्छा लगा कि आपने मुद्दा उठाया है कि इनको चुनाव आते ही कैराना नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर का क्या हाल रहा, लखीमपुर की क्या स्थिति रही, आगरा की क्या स्थिति रही, हाथरस की क्या स्थिति रही, किसके घर पीड़ित के जाकर के इन्होंने बात करी, उनको बात करने की बात करी है। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए क्या स्थिति है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए अंदर जो कि अपराध मुक्त हुआ हो, कोई एक पुलिस स्टेशन बता दीजिए जो इनकी योजना तक अपराध मुक्त हुआ हो। सीएम साहब ये खोखले वादे करने बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है यशवंत शुक्ला जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तमाम और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी का वेलकम कर लेते हैं। शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी से बहुत स्वागत आपका। आरपी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आरपी उपाध्याय जी बहुत स्वागत आपका। अश्विनी शाही जी बीजेपी से, दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत आप सभी का। आरपी उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यशवंत शुक्ला ने तो खैर जो कहना था वो कह ही दिया, लेकिन जो स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 4.5 साल के बाद हो गया, इतना चले जाते हैं। कैराना 2017 का वो चुनाव, हमको मालूम है कि इस मुद्दे को भरपूर तरीके से बनाया गया और उसका फायदा लेने का प्रयास हुआ और उस पर फायदा मिला भी, इसको ऐसे समझ लिया जाना चाहिए। लेकिन साल 2022 में क्या किसान आंदोलन की काट करने की दिशा में कैराना पर यह मास्टर स्ट्रोक करने की कोशिश है, ऐसे इसको देखें क्या? देखिए, बिल्कुल सरकार किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और जो कैराना वाला बेल्ट है अहमद जी, वहां देखिए कॉम्बिनेशन था मुस्लिम जी, गुजर जाट, हाँ। और वो कॉम्बिनेशन काफी दिन चला और उसी का परिणाम है कि लोक दल वहां सत्ता में आता रहा। कैराना, मेरठ, बागपत, बड़ौत, ये सब जो इलाका था जी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि दंगे हुए और दंगे होने के बाद में वो कॉम्बिनेशन टूटा और उसके बाद लोक दल की जो हालत हुई वो किसी से छुपी नहीं है जी। उसके बाद बीजेपी को एक मौका इसमें वहां मिला। देखिए, मुस्लिम बेल्ट
मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी मुस्लिम बहुसंख्यक वहां पर है बहुत सारी सीटों 80% आबादी मुस्लिमों की कैराना में। मैं वही बता रहा हूं जी। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो टूटा था, तो मुस्लिम एक तरफ गया लेकिन बाकी लोग बीजेपी को वोट किया था। इस बार मुझे जो देखने में आ रहा है, देखिए मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं करता है, चाहे बीजेपी कुछ भी कहे। महिलाओं में कुछ महिलाएं करती हैं, कितनी करती हैं ये अभी तक ऑथेंटिक आंकड़ा कुछ भी नहीं हो सकता इसका भी जी। तो देखिए वहां एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है कि वो जो लोक दल है, लोक दल दोबारा उस जो एक कॉम्बिनेशन था जाट, गुर्जर और मुस्लिम, उसको कहीं मजबूत करने में लगा हुआ है और वो मजबूत होता दिख रहा है। किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं और किसान यूनियन की जहां तक हम बात करें तो उसमें भी वर्चस्व आप देखेंगे जाटों का है और जाटों का वर्चस्व होने की वजह से उसको लीड करते हैं वो। देखिए गन्ना हमेशा मुद्दा रहा, गन्ना भारतीय किसान यूनियन गन्ने को मुद्दा बना के रखती है। गन्ने के पैसे बढ़ने चाहिए, गन्ने का ही मुआवजा मिलना चाहिए, गन्ने का ही भुगतान होना चाहिए। उन्हें कोई दूसरी फसल नजर ही नहीं आती। आलू सड़ गया कोई बात नहीं, टमाटर में आग लग गई कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नजर आता है गन्ना। गन्ना का पैसा नहीं मिला है। मतलब भारतीय किसान यूनियन का जो एक राजनीति की दूरी रही वो गन्ने के आसपास ही घूमते हैं। क्यों? पूरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये पूरा जो इलाका है आप कह रहा ना, यहाँ गन्ना बहुतायात में होता है। ठीक ठीक भाई नहरों का जाल है तो पानी बहुतायात में मिलता है। जमीन अच्छी है तो वहां योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है जी। तो उन्होंने वो याद दिलाया है जी कि वहां जिस तरीके का माहौल वो सीधा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पलायन कर गए तो वापस आ रहे हैं और वापस काफी हद तक परिवार आ गया, ये वो कह रहे हैं और ये आश्वस्त कर रहे हैं हिंदुओं को लेकर, क्योंकि सपा की सरकार में हिंदू डर गया था, अब नहीं डरा। दंगे होते हैं, देखिए दंगे जब होते हैं तो हिंदू और मुस्लिम इसका वो नहीं है, दोनों ही इफेक्टेड होते हैं उससे जी। मुस्लिम को भी दिक्कत होती है, उन्हें भी घर बार छोड़ना पड़ता है और घर बार छोड़ने का दर्द क्या होता है, जो घर छोड़ के जाता है ओके वो महसूस कर सकता है उसको। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके बयान नहीं किया जाता। ओके आरपी बादे जो लौट रहा हूँ और वही सवाल है, यही सवाल जब पूछा गया कि मुसलमान परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कह दिया तो हिंदू परिवार से नहीं मिल सकता क्या? अश्विनी साई जी कैसे देखें सर इसको? चुनाव नजदीक, कैराना का दौरा किया योगी आदित्यनाथ ने, पलायन परिवार से मुलाकात की, क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या ये चुनावी स्टंट जिसका जिक्र विपक्ष के नेता कर रहे हैं और करेंगे? ये तो आपके मीडिया के एक लाइन के सवाल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत बताया था कि चुनाव अभी काफी दिन हो और कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश में एक जिले में 3-4 बार दौरा किया है। तो आज सारे विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कैराना में जो है 4 साल बाद आए हैं। कोई ऐसा जिला नहीं रहा है जहां पर योगी आदित्यनाथ जी 2 से 3 बार नहीं गए हैं। यहाँ तो कई मुख्यमंत्री हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोएडा और बिजनौर नहीं जाते थे, लेकिन आज उस मिथ को तोड़ा है अकेले स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और आज वो स्थिति की, अभी हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि 4.5 साल में क्या किया, आपका रोड मैप क्या रहा कैराना के लिए, कैराना में कैसे क्या हुआ। तो आज कैराना में हम उनको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कैराना में आज हमने जो काम किया है उसकी वजह से लोग, पलायित लोग वापस लौट रहे हैं और आपके मीडिया चैनल आज डायरेक्ट वहां गए थे, उससे सवाल पूछा और सवाल पूछने पर उस परिवार का बेखौफ जवाब आया कि हाँ हम अब लौट आए हैं, यहाँ पर स्थिति सामान्य हो चुकी है, अब हम लोगों को वो डर नहीं है, खौफ नहीं है। वो किसकी देन है? वो ये 4.5 साल की योगी सरकार की देन है। यानी कि 3 से 4 साल लग गए वो सुरक्षा के लिए, आश्वस्त करने के लिए 3 से 4 साल या 4 से ज्यादा साल लग गए कि वो लोग आश्वस्त अब हो चुके हैं और अब वो वापस सुरक्षा के साथ रहेंगे यहाँ पर, ये आप कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी? जब अपना घर बार कोई छोड़ता है मन जी, तो वही अभी कहा ना भाई ने हमारे, तो अभी उन्होंने कहा कि दर्द जो है होता है जो अपना घर छोड़ता है। बिल्कुल, आप दर्द पूछिए कश्मीरी पंडितों से, आप दर्द पूछिए अफगानिस्तान में जहां पर सिख और हिंदू सबसे ज्यादा थे। कश्मीरी पंडितों का हाल तो आज भी खराब है, वो कह रहे हैं कि हमारा पलायन करा दो, वापस करा दो हमारा पलायन, वहां पर वहां हो नहीं पा रहा, वो तो कह रहे बेचारे, वो तो आज भी कह रहे हैं कि ये 370 हट गया लेकिन पलायन हमारा वापस हो जाए। जी
ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि डिबेट हमारी कैराना पर है, कश्मीर पर नहीं है। बुरा लग जाएगा। बिल्कुल, मैं कैराना पर ही चर्चा करना चाहूंगा। कश्मीरी पंडितों के सवाल की बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित जब वहां गए थे तो आप कहाँ थे हेमंत जी? कहा पत्रकारिता थी आपके अंदर? आपने सवाल उठाया था? सवाल तब भी उठाया था सर, और सवाल आज भी उठा रहे हैं। और सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों की स्थितियां क्या वहां पर वापस बहाल हो गई? क्या उनको पलायन जो करके गए थे वापस वहां शिफ्ट हो गए? सर, वो सवाल का जवाब आपके पास होगा नहीं। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, समझ गया मैं। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं सर, आपके पास लौट रहा हूं मैं। मेरा एक छोटा सा सवाल इसी पर अश्विनी जी, जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों मुस्लिम परिवार से मिलने के लिए नहीं गए, क्यों सिख परिवार से मिलने के लिए नहीं गए, जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी है, उस पर क्या रिएक्ट करेंगे सर आप? नहीं मिलने जा सकते हैं क्या? हाँ, हिंदू परिवार से नहीं मिलने जा सकते हैं सर। मैं वो मान गया आपकी बात, बड़ा स्मार्ट जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन सवाल तो ये भी है। अब ये स्मार्ट जवाब हो गया। अब ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, क्यों ऐसा है? ये क्या विरोधाभास वाली स्थिति है, या फिर ये माइंडसेट हो चुका है बीजेपी पार्टी का कि मुसलमान तो वोट करता ही नहीं है, जो आरपी उपाध्याय जी ने कहा अभी, जो आरपी उपाध्याय जी ने कहा अभी। उपाध्याय जी ने कहा ठीक है। हाँ। उपाध्याय जी की बात को मैं बोल रहा था उस समय, आपने तो हमारी बात को बीच में लपक लिया। अब मैं पूछता हूँ, पलायन किसने किया कैराना से? कौन लड़ाई लड़ा? हमारे नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह लड़ाई लड़े। उसमें मुस्लिम परिवार भी कुछ थे, तो उनका जिक्र नहीं होना चाहिए सर, उनको भूल जाए। जब हिंदू परिवार गया, वहां से भागा, वहां से भगाया गया, मुकीम काला के दहशत से भगाया गया। ओके सर, आ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास एक एक करके मैं सवाल ले लूं, फिर वापस आपके पास लौटूंगा। शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। शिल्पी चौधरी जी, आज योगी सरकार की पुलिस ने मारा। ओके, अश्विनी जी आ रहा हूं, प्लीज सर, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। शिल्पी जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को देखें कि एक तरफ कैराना। ओके अश्विनी जी, मैं लौट रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं, एक बार फिर मौका दूंगा आपको बोलने का। ऐसी बात नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा, आप कहेंगे तो मैं चुपचाप सुनूंगा। नहीं, लेकिन सर मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि क्या है ना, वो मेरे गले में थोड़ा सा तकलीफ है, इसलिए मैं खुलकर बात नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी जो बात रह गई अधूरी उसको मैं अगले सवाल में पूरा करवा दूंगा। आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मैं मौन होकर आपकी डिबेट पूरा सुन रहा हूं। अब बगैर भाजपा के डिबेट करिए। चलिए अश्विनी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शिल्पी जी हमारे साथ हैं। शिल्पी जी, फिलहाल स्थिति जो निकलकर सामने आ रही है, जिस पर आप जैसे नेता भी जिक्र करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर सवाल जिन्ना को लेकर खड़ा होता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है कि जिन्ना का गुणगान एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ स्थिति के कैराना को लेकर आप सभी लोग चुप हो जाएं। शिल्पी जी, देखिए, जिन्ना को लेकर मैं आपसे फिर से निवेदन यही करूंगी, मैंने बार बार यही कहा कि कृपया करके उस वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग फ्रेम कर रहे हैं, और वो हमेशा हुआ है, चाहे कोई भी नेता हो इस चीज का शिकार हुआ है, और विपक्ष के नेता तो वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। वहाँ क्या कहा गया और उसको किस तरीके से पुट अप किया गया, वो एक अलग मैटर है। आप उसको सुन सकते हैं, पूरा लाइव वीडियो है, हमें उसमें स्पष्टीकरण नहीं देना है। एक विचारधारा जिसके खिलाफ सरदार पटेल हमेशा थे, और उस एक विचारधारा को जो कहा गया वो आप भी जानते हैं, वो चीजें क्लियर हो चुकी। कैराना जैसा मुद्दा, ठीक है, दंगे कभी भी हो, किसी के शासन में हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब दंगे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं दंगे। ये सब देख रहे हैं कि दंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो दंगे कराते थे, जब वो खुद ही सरकार चलाने लगे हैं तो दंगे कैसे होंगे? राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व है। ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा हिंदू मुसलमान करके आई है, और अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे जन आंदोलनों से, जैसे सीएनआरसी है, किसान आंदोलन से, लोगों में नागरिक चेतना बढ़ी है। लोग हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर भड़क नहीं रहे हैं। उनको पता है कि हमारे पास रोटी नहीं है, उनको पता है हमारे अधिकार खतरे में, उनको पता है हमारा जीवन खतरे में। इसलिए मैम मैंने सबसे पहले यही सवाल पूछा, जिन्ना का जिक्र इसलिए मैंने किया कि आप टाइमिंग की बात करेंगे तो फिर मेरे को जिन्ना को लाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने जो जिक्र किया, तो क्या आज का यूथ जिन्ना को चाहता है? आज हीरो के तौर पर जिन्ना को चाहता है? मैं इसलिए पूछना चाह रहा था आपसे कि हिंदू मुसलमान का जिक्र अगर आप करेंगे तो उससे पहले तो आप ही के बड़े नेता कर चुके हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुका है प्रदेश का। कैसे इसको आप डिफेंड करेंगे मैडम? वक्तव्य को सुन लें। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल, नेहरू जी, जिन्ना, हीरो है, ये सारे लोग हीरो है, एक विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। ये एक विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। उस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग
अलग अलग विचारधारा के निकले और उन्होंने जो रेफरेंस कहा कि एक विचारधारा, उन्होंने कहा सरदार पटेल एक विचारधारा के हमेशा खिलाफ थे जिसको उन्होंने प्रतिबंधित किया और आज भी हमारी लड़ाई उसी विचारधारा से। ये उस बात का स्पष्टीकरण। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता अब हिंदू मुसलमान के फेर में नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना है। ये सवाल तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से बनता है कि आप अगर हिंदुओं के हितैषी हैं तो मुसलमानों के हित कौन है? क्या हिंदुओं के मुख्यमंत्री अलग हैं और मुसलमानों के मुख्यमंत्री अलग हैं? अगर दंगे हुए तो पीड़ित तो दोनों पक्ष थे, दोनों पक्ष पीड़ित थे, पलायन दोनों पक्षों का हुआ होगा, बलात्कार की शिकार महिलाएं दोनों पक्षों में रही। तो अखिलेश यादव हिंदुओं के परिवार से मिलने के लिए गए मैडम? जी, हिंदू परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव गए या फिर जाएंगे? अब जो पलायन करके वापस लौट रहे हैं या लौट चुके हैं, क्या उनसे मिलने के लिए जाएंगे? मुसलमान की राजनीति नहीं करते। अखिलेश यादव तो गोरखपुर वाली पीड़िता से भी मिलने गए। तो फिर ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि क्यों हिंदुओं के परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं जाएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी तो लखीमपुर के पीड़ितों से भी मिलने गए, कहिए कि नहीं गए। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी जो करते हैं वो सब दिख रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिख रही है। अब वो किसी से कहते हैं कि मैं क्या हिंदुओं से मिलने नहीं जा सकता हूँ? तो हिंदू और मुसलमान की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी पार्टियां अगर करती होंगी तो वो ऐसा करेंगी, जो नहीं करती है वो इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। हमारे लिए पीड़ित पीड़ित है, जो भी पीड़ित है हम उससे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कि हम केवल इस वाले पीड़ित से मिलेंगे और हम उस वाले पीड़ित से नहीं मिलेंगे, तो ये समाजवादी पार्टी की नीति नहीं है, ना हम उस पर चलते हैं। चलिए ठीक है अश्विनी जी, इस पर मैं जवाब आपसे ले लूंगा, लेकिन दीपक राय जी भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दीपक राय जी, क्या राय है आपकी? कैराना को लेकर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, सीधा निशाना साधते हैं कि ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि अब तो खुद धर्म का पाठ पढ़ने की कोशिशें नेताएं करते हैं, बड़ा बड़ा टीका लगाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। जी हेमंत जी, देखिए ये जो कैराना का दौरा था मुख्यमंत्री जी का, एक तरह से बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था और बीजेपी ने समझ लिया कि दो तरह से उसको चुनाव में जाना है। एक विकास की राजनीति का जो नैरेटिव है और दूसरा जो और इशूज है जिसमें विपक्ष जो है आगे बढ़ के काम कर रहा है। तो इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम वाला तो विपक्ष भी कहीं कहीं जो है विपक्ष को अपने मुद्दे जो विकास पे रहना चाहिए था, आज महंगाई बेरोजगारी समस्या है, कोई बात ही नहीं करता। तो एक चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज है यूपी का जो इलेक्शन है, हिंदुओं की वजह से तो जीता जा सकता है, केवल हिंदुओं में से, लेकिन केवल मुस्लिम की वजह से कभी नहीं जीता जा सकता जी। तो ये चीज तो बीजेपी ने समझ लिया है, लेकिन विपक्ष को ये चीज बात जो है ये समझ नहीं आ रही है। तो आज देखिए, आज सबसे बड़ी चीज है 2017 में इनको 71 सीट मिली, 71 सीट में से 51 सीट बीजेपी को मिली थी। उन्होंने जीता, या तो हिंदू पॉलिटिक्स से या तो ध्रुवीकरण करके इन्होंने जीता, जैसे भी जीता तो जीता। तो आज भी देखिए 51 सीट की है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल दीपक राय जी है, 2017 के बाद 2022 में ऐसी स्थिति लगती है कि कैराना के जरिए चुनाव का बहुत बड़ा फायदा मिल जाए? वो तो मिलना ही मिलना है। जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है, विपक्ष के जो अभी जिन्ना का बयान अखिलेश जी ने दे दिया, ये गलती कर गई है और ओवैसी जी कूदा है, ये तो गलती कर रहा है विपक्ष, यहाँ पे गलती कर रहा है और उसका फायदा जो बीजेपी को मिलेगा। ये हिंदुइज्म जो बढ़ाने की बात है, हिंदू उसकी बात कर रहे हैं, तो विपक्ष वाले मेरे हिसाब से अधिक कर रहे हैं जी। अगर आप विकास की बात करते उस पर अड़े रहते, आप अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करते, आप बदली में नहीं जाते, तो शायद मैं कल आपको फायदा मिलता। आप जो चुनाव की रणनीति है उसको मोड़ने में, विकास की तरफ मोड़ने से तो आपको फायदा मिलता। लेकिन आप और इशू की तरफ जो मोड़ है उससे विपक्ष को ही नुकसान होना है और बीजेपी को फायदा होना उससे जी। ठीक है, शंकर शुक्ला जी, अश्विनी जी एक बार जवाब दे दीजिए जो शिल्पी चौधरी जी ने कहा, उसके बाद मैं शंकर शुक्ला की बात चाहता हूं मैं। अश्विनी जी, कि हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं शांति से सुन रहा हूँ। शिल्पी जी ने बहुत अच्छा बोला है, विरोध क्या करना है वो तो, और जवाब क्या देना है तो ये तो मुझे पता है। आप और लोगों से बात करिए, मैं श्रोता अच्छा हूँ। नहीं अश्विनी जी, अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें, इसके बाद फिर मैं आगे और भी मेरे साथ जो पैनलिस्ट है बात ही नहीं रखने देंगे आप, तो मैं क्या बात रखूंगा? सर मैंने आपको पूरा सुना, एक बार और रख दीजिए अपनी बात। पूरा मैंने वक्त दिया आपको, क्योंकि सारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद सारे गेस्टों के बाद वापस मैं आपके पास आता हूँ, दोबारा आपसे सवाल ले लूंगा। आप तो नाराज हो गए सर। अश्विनी जी कहिए अपनी बात। मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, बहुत पेशेंस है मेरे पास। चले ठीक है, अपनी बात रख दें, उसके बाद जो शिल्पी जी ने रिएक्ट किया है उसका जवाब दे दें आप, ठीक है? चलिए, अब आप कह रहे हैं तो शिल्पी जी ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा इन्होंने। इनका जवाब तो 2017 में जनता ने दे दिया था जी। फिर मैं कहता हूं, अभी शिल्पी जी ने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है जी। मैं इसी का जवाब देता हूं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में
अगर किसी के ऊपर जुल्म होता हो, 5 साल इनकी सरकार चली, मुख्यमंत्री आवास में अफतारी होती है, श्रावणी मेला में जो है डीजे पर रोक लगता है, कांवड़ यात्रा पर रोक लगती है, तो हम क्यों ना खड़े हो भाई? हिंदू क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है? मैं तो ये कहता हूं कि इस देश में जो पैदा हुआ है वो हिंदू है, उसको हिंदू की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ शिल्पी जी का सेकुलरिज्म और सारा चीज पता नहीं कहाँ चला जाता है इनके दल का। तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव में 70% जब मुस्लिम हो जाते हैं जी, तो वहां के लोग एक बात करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर मंदिरों में पूजा बंद कर देनी चाहिए। कोलतार गांव का नाम है। उस समय कहाँ थे ये लोग? और वहां पर सरकार ने उसको पास किया। बाद में वहां के ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोई गया और वहां से उसको जो है डिसीजन कराया, तब जाके सरकार मानी। कहाँ थे ये लोग सेकुलर के पाठ पढ़ाने वाले पूरे देश के कांग्रेसी और सपाही और बसपाई लोग? ठीक। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई नेता, कोई जो है हमारा कार्यकर्ता, कोई हमारा प्राणी अगर सताया जा रहा है मंजीत, तो हम उसके घर जाएंगे और खुले मन से जाएंगे। ओके, शिल्पी जी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। शिल्पी जी, आपके स्पीकर फोन का खुला हुआ है इसलिए दिक्कत आ रही है, थोड़ा उसको ऑफ कर दें और फिर अपनी बात रखें। शिल्पी जी रिएक्ट करिए। मेरा ऑफ है जी, शिल्पी जी कहिए। स्पीकर ऑफ है किसी और का। लेकिन शाही साहब जो कह रहे हैं, कृपया करके वो इसको थोड़ा सा समझ लें कि डीजे, कांवड़ यात्रा में डीजे पे रोक हाईकोर्ट ने लगाई है और वो अभी भी लगी है, उसको क्लियर करें। दूसरी बात, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में नहीं है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है ये तमिलनाडु वाले समझे, ये केंद्र की सरकार समझे, ये जुडिशरी समझे। हमें उत्तर प्रदेश से मतलब, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। और दूसरी बात जो सम्मानित पत्रकार महोदय ने कही कि भाजपा की पिच पे हम खेलते हैं, हम भाजपा की पिच पे नहीं खेलते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेता लोग बड़े बड़े टीके लगाकर आ रहे हैं, तो देखिए हमारा लिए धर्म हमारा एक व्यक्तिगत मैटर है, भाजपा के लिए ये सड़क पर प्रदर्शन करने का मैटर है। अब आपने जो प्रदर्शन कर करके दूसरों को नास्तिक ठहरा दिया, अब इन्होंने कहा तथाकथित सेक्युलर हूँ या धार्मिक हूँ, संविधान मुझे ये आजादी देता है कि मैं उसको अपनी तरीके से आचरण में लाऊं। आप लोग सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, आप करिए, हमने तो आप पर भी आपत्ति नहीं लगाई। हमने तो ऐसा नहीं कर दिया कि सारे मंदिर तोड़ दिए या मंदिरों में ताले लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी है। आप हमें ताना किस तरीके से दे रहे हैं देते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जब आपने पूरी जनता को गुमराह कर दिया कि फलानी पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, वो मुसलमानों के हिसाब से चलती है, उनकी हित चिंतक है, जैसे हम सिर्फ हिंदुओं के हित चिंतक है, तो जाहिर बात है कि दूसरों ने भी कहा कि देखिए ना, हमारे यहाँ भी पूजा करने वाले लोग हैं, है ना हमारे यहाँ। दूसरी बात की महंगाई पे हम काम नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर मैं कहूंगी कि अगर ये मीडिया इसको ना दिखाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम जनता के बीच में हैं, हम बेरोजगारों के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। समय बताएगा कि कौन किसके बीच में है, या हम भाजपा की पिच पे खेल रहे हैं या भाजपा हमेशा की तरह हिंदू मुसलमान की पिच सेट करने में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार जो दौरे कर रही हैं, मंदिर के भ्रमण हो रहे हैं, उसको भी जरा समझ लें। शरण शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शरण शुक्ला जी, जो दीपक राय जी ने बात रखी और जो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि वाकई बड़े बड़े टीके लगाकर अब आगे बढ़ा जा रहा है नेताओं की ओर से, ऐसा है क्या सर? कांग्रेस पार्टी अब कर रही है? इनके भाषा में देखिए, भाषा में ये कहाँ कमेंट कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इसका बहुत बड़ा इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी किसी विशेष जाति की बात नहीं करती है, विशेष जाति की राजनीति नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, शुरू से हमारा एक नाता रहा है और आज भी सबको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जहां भी होता है, पीड़ित किसी भी परिवार का होता है, पीड़ित किसी भी समुदाय का होता है, हम सभी से मिलते हैं। मेरे मित्र ने कहा भाजपा से कि कांग्रेस एक किस प्रकार की राजनीति करती है, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की राजनीति करते हैं। और केवल जवाब देने में सीएम साहब ये कह रहे हैं, क्या हिंदू से मिलना, क्या मुस्लिम उसमें प्रताड़ित नहीं हुआ था, क्या मुस्लिम परिवार प्रताड़ित नहीं हुआ था, क्या वो लौट के नहीं आए, क्या या आएंगे नहीं, या उनको आने नहीं देंगे आप लोग? जिन्हें चुने कुछ लोगों को लेके आए हैं। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, खाली आपके पास है क्या? आपने कहा महंगाई के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आज डिबेट केवल कैराना के ऊपर था। इसलिए मैं आज देखिए हमारे नेता प्रियंका जी यूपी में किस प्रकार से प्रचार प्रसार में लगी, लोगों के मुद्दे उठाने में लगी हुई है, हर मुद्दे को उठाने में लगी हुई है। तो हिंदू परिवार वालों से मिलने के लिए जाएंगी क्या प्रियंका गांधी? योगी तो पहुंच गए, अब उनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी भी जाएंगी क्या सर?
लगता है? देखिए वो सभी पीड़ित परिवारों से मिलने की योजना में है, ऐसा बात नहीं है। वो ओके। ये विशेष से नहीं मिलने जाएंगे। चलिए सर, वो भी तो जितने वो भी पीड़ित ऐसा होगा तो वो भी दिखाएंगे हम। फिलहाल ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रोक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।